लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था अलंकार में? आप लोगों को इतनी ज्यादा सर्दी लग रही है क्या? क्यों? पीछे वाला छोड़ दूं? अगले वाला चल। आगे वाला तो चलाना पड़ेगा, ये हीटर है। आप लोगों को थोड़ी देर हो सकता है आप तक ना आए, लेकिन मुझे तो ज्यादा ही प्रभावित करता है ना। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? व्यतिरेक। चलो देखो, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्या? अरे शब्दावली पढ़ लो अब, ठीक है? क्या शब्दावली क्यों नहीं हो रही है? आप लोगों को मैंने एक तरीका बताया कि आप लोग क्लास में यहाँ पर ग्रुप बना लो और 5-10 मिनट पहले आ जाओ और उसे करो। पता है चल क्यों नहीं पाया? क्योंकि आपके अंदर शिद्दत नहीं है। अगर शिद्दत होती उस चीज को करने के लिए और आप एक्चुअल में चाहते तो आप लोग करते। अब आप लोग चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपको हर दिन बोलूँ। वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि आप इतने नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको मैं एक एक शब्द ऐसे पढ़ाऊँ। आप मुखर्जी नगर में आके पढ़ रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो। तो यहाँ अगर आप ये सोचो कि हर चीज टीचर ही पढ़ाए तो इससे ज़्यादा मूर्खता की बात और कोई नहीं होगी। तो ये बात ये है कि शब्दावली ये चीज़ है। अरे ये शब्दावली टीचर के द्वारा पढ़ाया जाना ये 4ठी-5वीं क्लास की बातें होती हैं, ये इस समय की नहीं है जहाँ आप हैं। यहाँ तो आपके लिए एक एक दिन, एक एक कहते हैं ना, एक एक मिनट, एक एक सेकंड ये कीमती है। किसी ने बहुत खूबसूरत सी लाइन कही है, ये जो बीत रहा है ना, समय नहीं है, जिंदगी भी है। तो आपके एक एक मिनट, एक एक सेकंड के साथ आपको लगता है कि समय बीत रहा है, नहीं, आपकी उम्र भी बीत रही है, आपकी जिंदगी भी खत्म होती जा रही है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का काम शुरू करो। तो ऐसे नहीं सोचो कि ये कोई करा दे, या ऐसे सपने मत, ख्याली पुलाव मत पकाओ कि ऐसे भगवान मुझे कोई शक्ति दे दे तो मेरे अंदर सब कुछ याद हो जाए मेरे दिमाग में, या ऐसे कहीं से उड़ता हुआ पेपर आ जाए मेरे पास, मैं रट लूँ, बाकी सबको ना मिले मुझे मिल जाए, या कोई ऐसी दिव्य शक्ति आ जाए कि जो मुझे पूरा पेपर बता जाए। ये सब जो ख्याल चलते हैं ना दिमाग में, ये सब ऐसे ही है, बेकार के, फालतू। ये हैं जो मेहनत के रास्ते से आपको बचाने की कोशिश करते हैं। इस जिंदगी का कड़वा सत्य ये है, ना तो कोई शक्तिमान जैसी शक्ति आपके अंदर आने वाली है, ना कोई चमत्कार होने वाला है। चमत्कार वही कर सकता है जो अपने आप को भट्टी में झोंक देगा। और भट्टी में झोंकने का मतलब नहीं है कि कहीं आग जल रही है और वहां जाके कूद जाओ कि मैम ने कहा है भट्टी में झोंक देना। भट्टी में झोंकने का मतलब है मेहनत करना। कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अगर आप जिस समय खाना खा रहे हो तो उस समय भी रेस्ट ना लो, उस समय भी ऐसे ये शब्दावली रख लो साथ में। इधर इधर से ये टुकड़ा एक खा रहे हो, अच्छा इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे। जब जिस दिन आपके अंदर ये पागलपन आ जाएगा ना, और जब आपका रूममेट कहे अरे थोड़ा सा रेस्ट कर ले, ऐसे दिमाग फट जाएगा, समझ जाना आप सही लाइन पे चल रहे हो, मतलब वो आपको जल रहा है अब आपसे। तो ऐसी वाली स्थिति लेके आओ अपने अंदर। चलो, बहुत हो गया दृष्टांत, अब पढ़ लेते हैं दृष्टांत अलंकार। मैंने कहा बहुत हो गया दृष्टांत। दृष्टांत का क्या अर्थ होता है? उपदेश, ठीक है? क्या अर्थ होता है? उपदेश। तो दृष्टांत अलंकार को आपको ऐसे ही याद रखना है। दृष्टांत का मतलब होता है उपदेश। किसी पंक्ति के अंदर आपको कोई उपदेश दिया गया हो तो वो उस पंक्ति में जो अलंकार होगा
वो हमारा क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। परिभाषा लिखो इसकी, लिखो, जहां उपमेय में कही गई बात, जहां उपमेय में कही गई बात उपमान में कही गई बात से मिलती जुलती हो, उपमान में कही गई बात से मिलती जुलती हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जहां उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात से मिलती जुलती हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। लिख लिया आप लोगों ने? ऑनलाइन में एक छात्र कह रहे हैं, मैम आप टाइम बहुत वेस्ट करती हो। मतलब जब मैं आप लोगों को कुछ आपके जीवन के बारे में बताती हूँ तो वो टाइम वेस्ट लगता है। ध्यान रखिए, इस पीढ़ी के गर्त में जाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक शिक्षक जब खड़े होके आपको जीवन का पाठ पढ़ा रहा है, वो क्षण आपको अगर टाइम वेस्ट लग रहा है तो आप समझ लो कि कुछ नहीं पाने वाले आप अपने जीवन में। क्योंकि जीवन, अगर जब कोई टीचर किसी स्टेज पे खड़े होके और आपसे संबंधित ही बात कर रहा है, भाई आप मुझे ये बताइए, आज तक कभी आपने मेरे मुख से मेरे बारे में बात करते सुना कि मैं यहाँ की हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ? कभी मैंने ऐसे कहा, या मैं ये किया करती थी, मैं वो किया करती थी? कभी मैंने अपने बारे में कोई बात करी है? आप हमेशा पूछते रहते हो, मेरे बारे में जानना चाहते हो, मैं हमेशा टाल देती हूँ। जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब मेरा शुरुआत का बैच शुरू हुआ था तो मैंने ऐसे अपने बारे में बताया था कि मैं कैसे मेहनत करती थी। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कह दिया था कि अपनी तारीफ अपने आप मत किया करो। उस दिन के बाद से मैंने कसम ली कि मैं मेरे बारे में कभी कुछ नहीं बोलूँगी। आज हम मुझे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम संदीप माहेश्वरी के वहाँ चले जाओ और ये सारी चीज़, मैंने कसम खाई हुई है कि नहीं, मैं अपनी तरफ से कभी नहीं जाऊंगी, मैं अपनी तरफ से कभी किसी को बताऊंगी नहीं कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्या किया है, कैसे किया है। ये दुनिया देखेगी अपने आप, एक समय के बाद मेरा कर्म बोलेगा। मैं तब भी जब भी कभी बोलती हूँ यहाँ पे तो आपके जीवन के बारे में बोलती हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए बोलती हूँ। और वो बात भी अगर टाइम वेस्ट लगती है तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ो, फिर पढ़ने की स्पीड को झेलो। चलो, तो यहाँ पे हमने दृष्टांत अलंकार की एक परिभाषा समझी है। ये बात कही है कि उपमेय में कही गई बात उपमान में कही हुई बात से मिलती जुलती हो। ये तो इसकी परिभाषा है। आपकी परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो वैसे ही आएगा कि उपमेय में कही गई बात उपमान के जैसी दिखती हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो दृष्टांत अलंकार होगा। लेकिन किसी पंक्ति में अगर आपको पहचान ना हो कि इसमें दृष्टांत अलंकार है या नहीं, तो आपको पहचान में देखना है कि पंक्ति में कोई कहावत या लोकोक्ति या कोई मुहावरा दिया हुआ होगा। ठीक है, जब पंक्ति दी होगी उसमें कोई कहावत या कोई लोकोक्ति आपको देखने को मिलेगी। जैसे उदाहरण दिया है हमारा, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। अब ये पंक्ति है, इस पंक्ति में ये जो दिया है एक म्यान में दो तलवारें, ये एक लोकोक्ति है। आपने सुना होगा, ऐसे कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। म्यान क्या होती है? तलवार को रखने वाला जो मतलब एक क्या कहें, उसका कवर कह सकते हैं ना, खोल, जिस चीज़ में तलवार को रखा जाता है उसे म्यान कहते हैं। तो कि एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार से अब कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार से जो नारियां हैं वो अपने पति का प्रेम किसी और नारी के लिए सहन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति हमें बताती है कि इस पंक्ति में जो बात कही गई है वैसी ही यहाँ पर मिलती जुलती बात कही गई है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार। ठीक है। नंबर 2 कहता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब यहाँ पे दूसरी पंक्ति फिर कह रही है, और अब ध्यान देना, जो आपने शब्दावली के लिए बोला था ये उस चीज को सिखाएगी। कह रहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, बार बार अभ्यास करने से जड़ माने मूर्ख, मति माने बुद्धि, तो मूर्ख बुद्धि वाला भी सुजान मतलब विद्वान हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार से, किस प्रकार से, जिस प्रकार से रस्सी आवत जाते, रस्सी का मतलब है रस्सी, रस्सी के आने जाने से सिल पर यानी पत्थर पर निशान पड़ जाता है। अब ये किस पत्थर की बात कर रहा है, जैसे जब कुआं, पहले जमाने की बात है, बहुत पुरानी है, जब लेखक ने लिखी है उसी समय का उसने उपमान लिया है कि जब कुएं से पानी निकालते थे तो एक रस्सी पत्थर की सिला से होके आती जाती थी। रस्सी कितनी कोमल नाजुक होती है पत्थर की तुलना में, लेकिन उस पर बार बार आने जाने से क्या कर देती है, उसमें भी गड्ढा हो जाता है, निशान हो जाता है। तो यही कहा है कि अब एक नाजुक सी कोमल सी रस्सी, अगर कोई ये कहे कि रस्सी से पत्थर को तोड़ दिया जाएगा तो संभव है क्या, ये तो असंभव सी बात है। लेकिन बार बार रस्सी के आने जाने से चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 10 साल बाद उसमें निशान पड़ जाता है। तो ये बात आपको समझाती है कि अगर किसी चीज का आप बार बार अभ्यास करेंगे तो उस चीज में आप क्या हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इसमें जो कहावत है वो क्या है कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो इन दोनों पंक्तियों में आप समझ गए। तो इसमें क्या होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। इसके बाद आता है हमारा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, लिखो इसमें, जहां कारण ब्रैकेट में लिखना है माध्यम, जहां कारण ब्रैकेट में माध्यम, ठीक है, ब्रैकेट बंद, के ना होते हुए भी, के ना होते हुए भी कार्य आगे ब्रैकेट में लिखिए परिणाम, परिणाम का होना पाया जाए, का होना पाया जाए, कमा, वहां विभावना अलंकार होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। पंक्ति कह रही है हमारी यहाँ पे परिभाषा कि जहां कारण के ना होते हुए भी, मतलब कारण वहां नहीं है लेकिन वहां कार्य हो रहा है। कारण का मतलब माध्यम या साधन, यानी वो साधन नहीं है जिससे वो काम होना है, लेकिन फिर भी वहां काम का होना पाया जाए, वहां क्या होगा, विभावना अलंकार होता है। अब विभावना अलंकार को किसी पंक्ति के अंदर अगर आपको पहचान करना है तो आपको उस पहचान में ध्यान देना होगा कि कुछ शब्द आपको मिलेंगे, जैसे बिना, बिनु, बिन, बिनु आदि। यानी कहने का मतलब है ऐसा शब्द आपको मिलेगा जो मना करता हो, ठीक है, बिन, बिना, बिनु, इस तरह का वहां उसका प्रयोग मिलेगा। जैसे उदाहरण दिया है हमारा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। दूसरी पंक्ति कहती है, अब यहाँ पे आपको बिनु बिनु दिख रहा है, तो जैसे ही बिनु बिनु दिख रहा है आप क्या बनाएंगे यहाँ पर कि ये क्या है, हमारा विभावना अलंकार है। आगे दिया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। अब यहाँ पे बिन और बिना शब्द दिया है तो इससे पहचान लेंगे आप कि क्या है, इसमें विभावना है। लेकिन आप इसको कैसे जानें, क्योंकि परिभाषा को भी तो आपको देखना है कि परिभाषा इसमें पूरी तरह से सटीक बैठती है कि नहीं। परिभाषा ने कहा है कि माध्यम नहीं होगा, मतलब साधन नहीं होगा, लेकिन वहां पर परिणाम होगा, यानी वो कार्य है, वो कार्य आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पंक्ति कहती है हमारी कि बिनु पग, अब ये पग मतलब पैर, बिना पैरों के चलता है, यानी काम करने वाला साधन क्या है, पैर है, लेकिन पैर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, वो चल रहा है। सुने बिनु काना, कान नहीं है उसके, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर माने हाथ, ठीक है, हाथ नहीं है उसके, लेकिन फिर भी नाना प्रकार के, नाना का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहा है, यानी हाथ नहीं है फिर भी विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहा है।
आनन रहित सकल रस भोगी। सकल का मतलब होता है सभी, आनन का अर्थ है मुख, यानी मुख नहीं है, रहित का मतलब ना होना, तो मुख नहीं है उसके, लेकिन सभी प्रकार के रस भोगता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है उसके पास, आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा वक्ता है, यानी जोगियों में कहते हैं ना जो बड़े बड़े वक्ता होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा वक्ता है। तो इस पंक्ति में आपको यहाँ समझ में आया कि साधन नहीं है लेकिन कार्य फिर भी हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आप ये बता सकते हैं कि ये जो पंक्तियां कही गई हैं ये किसके विषय में कही गई हैं? अब यहाँ प्रेमिका नहीं है, कवि के विषय में कहा गया है। कवि के हाथ नहीं होते, कान नहीं होते क्या? कवि के पैर नहीं होते? समय, ये जो पंक्तियां कही गई हैं ये समय के बारे में कही गई हैं। अब आप देखो, अब जब हम ऐसे कह रहे हैं तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ये तो अतिशयोक्ति हो गया, बिना पैरों के कोई कैसे चल सकता है, बिना कानों के कोई कैसे सुन सकता है। तो जब तक आप कहेंगे कि अतिशयोक्ति भी हो सकता है, तो अतिशयोक्ति का मतलब वो है जो संभव ही नहीं है, लेकिन ये तो संभव है। तो संभव है तो किसके साथ संभव है? समय के साथ। समय चलता रहता है, पैर दिखाई देते हैं समय के? कभी नहीं। सब कुछ सुनता है। आज आप जो करोगे बदले में आपको वो देने के लिए तैयार है। ये जो समय है इसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा ही क्रूर है, आप जो इसको दोगे ये वही देगा, यानी ये अपना बदला कभी नहीं भूलता। आप अगर इसका सदुपयोग करोगे तो ये आपको सदुपयोग करने के योग्य बना देगा, और आप अगर इसको बर्बाद करोगे तो ये आपको बर्बाद कर देगा। ये जो कुछ देता है ना वही देता है जो आप इसको देते हो। आगे कहा है हाथ नहीं है इसके, लेकिन फिर भी बहुत विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। कोई मुख नहीं है लेकिन फिर भी सारे रसों का भोग करता है। और वाणी नहीं है, आवाज, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बातें आपको सिखा देता है। जब आप बचपन में बहुत शैतान थे, उधम मचाया करते थे यहाँ वहाँ, फिर उस टाइम पे आपके बचपन का जो दोस्त है वो बिछड़ जाता है, आपसे मिल रहा है 15-20 साल बाद। आज वो आपसे मिला, अब देख रहा है कि आप बिल्कुल शांत हो गए, तो बोल रहा है अरे भाई तू कैसे बदल गया, तू तो ये था, तू तो ये कहा करता था कि मैं इतना आज़ाद रहूँगा। ये तो आप क्या बोलते हैं? भाई वक्त ने बदल दिया। क्यों? वक्त मिला था क्या आपको रास्ते में? कहीं आपको बैठ के उसने पाठ पढ़ाया था क्या? आपको कुछ शिक्षा दी थी क्या? लेकिन वही चीज़ है, यानी उसके अंदर जो आवाज़ है जो उसने आपको सिखाया बिना आवाज़ के, तो वो आपने सीखा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? विभावना अलंकार है। अब आपको समझ में आ गया कि ऐसा संभव है। दूसरा पॉइंट कहता है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। कवि कहता है कि जो आपकी निंदा करता है उसको नियरे, इस नियरे ये अंग्रेजी भाषा से लिया है, नियर मतलब समीप, ठीक है। जो आपकी निंदा करता है उसको अपने समीप रखिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आंगन में ही कुटी छबा दीजिए। अब ये जिस समय कवि ने कहा है उस समय कुटिया ही बना करती थी, आजकल कमरे बनने लगे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसको अपने कमरे में ही रख लो, तो पता रहेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत स्वभाव। आपका जो स्वभाव है वो बिना पानी और बिना साबुन के क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। देखो, जीवन में सबसे पहले तो कभी ना उन लोगों से कभी घृणा मत करना, उन लोगों से कभी नफरत मत करना जो आपकी बुराई करते हैं, ठीक है, और जिनकी बुराइयों से डर कर आप यहाँ पढ़ाई करते हैं। जैसे आपके रिश्तेदार, हाँ देखेंगे गया तो है मुखर्जी नगर, क्या कर लेगा। तो जब आपका मन नहीं करता ना पढ़ने का, और जब मम्मी का फ़ोन आता है, बेटा तेरी बुआ ऐसे कह रही थी, तेरी ताई ऐसे कह रही थी कि देखेंगे क्या कर लेगा, तो आप फ़ोन रखते ही तुरंत सारी चीज़ें छोड़ के एकदम से पढ़ने में लग जाते हैं। क्योंकि वो जो निंदा कर रहा है ना आपकी, वो आपके दिमाग में डर है कि अगर मैं यहाँ से कुछ नहीं करके गया ना तो ये जीने नहीं देंगे मेरे माता पिता को और मुझे। तो आप उस निंदा के डर से मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं तो एक दिन सफल हो जाते हैं। तो जिस दिन आप सफल होते हो तो सबसे पहले जाके उस व्यक्ति के जाके ना पूरा धन्यवाद करना चाहिए जिसकी वजह से आप वो बने हो। क्योंकि माता पिता के लिए तो बनते हो, वो तो अलग बात है, लेकिन जिस एक व्यक्ति ने आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट
छोड़े हैं जो आपके सीने में लगे हुए हैं और जिनको दिखाने के लिए आपने पूरी जी जान लगाई है, तो वही होते हैं ये निंदक व्यक्ति। ठीक है, तो जो निंदा करता है, अब जैसे मान लो मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे ही कमेंट कर देते हैं, ये पढ़ा रहे हो आप, ये चीज़ कर रहे हो कि ये गलत है, वो गलत है। तो मैं उस पॉइंट को जब वो आता है तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया कि मेरे अंदर जो कमी है, जैसे किसी ने कमेंट किया कि आप श का उच्चारण गलत करती हैं, तो मैं उस व्यक्ति का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये लिखा। मैंने उस दिन के बाद ये ध्यान देना शुरू कर लिया कि मैं मेरे स पे ध्यान दूंगी। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट होते हैं। तो जब लाइफ में आपसे अगर कोई कुछ इस तरह से बोले तो उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है उसको पता नहीं है। अगर ये वाली बात उसको पता चल गई कि मेरे कमेंट करने से ये बंदा सुधर रहा है, तो ये मैं आपको गारंटी से कहती हूँ अगले दिन वो कमेंट करना छोड़ देगा, आपकी कमियों को, आपकी खूबियां बताना शुरू कर देगा। बस ये है कि उसको पता नहीं चलता है ना। चलो, तो इस बात को ध्यान रखना आगे के लिए। अगला लिखते हैं, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या कहता है हमारा, इसकी परिभाषा लिखिए। एक बात ध्यान रखना, नाम से फिर अन्योक्ति जो बना है वो बना है अन्य प्लस उक्ति। अन्य मतलब कोई दूसरा, उक्ति मतलब कथन। किसी और दूसरे के माध्यम से जो कथन कहा जाए उसको हम क्या कहेंगे, अन्योक्ति कहेंगे। परिभाषा लिखिए इसमें। ठीक है, परिभाषा लिखिए। जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। देखो इसको समझो कैसे। यहाँ पे कहा है अप्रस्तुत का मतलब जो आपके सामने उपस्थित नहीं है। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे बड़ा हो और आप उससे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें कह नहीं पाते, पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और इसको समझाना चाहिए। लेकिन आपको एक डर ये भी है कि अगर मैं इसे सीधी सीधी बात करूँगा तो इसे कहीं बुरा ना लग जाए और जो मेरा इसके साथ रिश्ता है उसमें कहीं खटास ना पड़ जाए। तो ऐसे रिश्ते को जब समझाने के लिए आप कोई दूसरा रास्ता चुनते हो, तो वो दूसरा रास्ता क्या होता है कि वो जो गलती कर रहा है वैसी ही गलती की आप एक कहानी बनाते हो और कहानी बना के आप उसको बताते हो कि भाई ऐसा है। और अब जो उसको शिक्षा देना चाहते हो, आप जो बताना चाहते हो कि ये गलत है, तो उस कहानी में ही आप उसको बताते हो कि ऐसे मेरा एक दोस्त था, वो ऐसे करने लगा और फिर उसके साथ ये हो गया और फिर उसके साथ ये हुआ और अब देखो मैंने उसको समझाया भी था कि ऐसा काम मत कर, लेकिन उसने ऐसा किया, अब देखो उसके सामने ये रिजल्ट आ गया। तो यानी ये क्या हुआ कि जो आपके सामने प्रस्तुत नहीं है उस प्रस्तुत को सामने मानकर आपने वो बात कही और सिखा किसको रहे हो, जो कि प्रस्तुत है वहां पर, जो सामने है उसको सिखा रहे हो। तो वहीं पे होता है अन्योक्ति अलंकार। अब ऐसा आप कैसे पहचानोगे किसी पंक्ति में कि अगर इस तरह की बात आए तो हम कैसे जानेंगे कि जो कवि है ये किसी अप्रस्तुत को सामने रखकर किसी प्रस्तुत को समझाना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि अन्योक्ति अलंकार जिन पंक्तियों में होता है उन पंक्तियों के दो अर्थ निकलते हैं। एक होता है उसका शब्दार्थ और एक होता है भावार्थ। मतलब एक होता है शब्द से, जो शब्द से शब्द है वो अर्थ आ रहा है, और दूसरा होता है उसके पीछे कोई भाव निकल रहा होता है। तो जैसे आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रचलन में आता है पहला पॉइंट, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली सो बिंदियो आगे कौन हवाल। अब ये बिहारी जी का दोहा है।
बिहारी जी ने अपने राजा को लिखा था। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, जब ये दोहा उन्होंने लिखकर भेजा था उनको, तो वो इसलिए भेजा था कि राजा ने किसी नाबालिग लड़की से शादी कर ली थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो राजा होकर उसने नाबालिग लड़की से शादी कर ली तो बाकी प्रजा क्या करेगी। तो ये तो उदाहरण गलत जाता है। अब क्योंकि वो कवि है तो वो वैसे डायरेक्ट कह भी नहीं सकता क्योंकि राजा है। अब कवि ने इस दोहे के माध्यम से उसे समझाने की बात कही कि यहाँ पे अब शब्दार्थ पहले देखते हैं हम। शब्दार्थ क्या है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु। ना ही तो अभी फूलों पर कोई पराग आया है, मतलब पराग वाला समय। पराग का समय क्या होता है? जब फूल से फल बनने के लिए जो एक प्रोसेस होती है उसके लिए कहा गया है। नहीं मधुर मधु। मधु का मतलब है यहाँ पे शहद, और ना ही अभी शहद बनाने के लिए कि भाई शहद बनाने के लिए तितलियां आएंगी और वो शहद चुन जाएंगी, ठीक है। नहीं विकास यही काल, और ना ही अभी कली से फूल बनने का समय आया है, यानी उसके विकास का समय आया है। आगे कह रहा है अली कली ही सो बिंधियो। अली मतलब भंवरा ही अगर उस कली को काट देगा तो आगे कौन हवाल, अब उसकी रक्षा कौन करेगा। तो ये क्या होता है कि ये पंक्ति में ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो प्रकृति में एक क्रिया होती है। एक क्रिया ऐसे होती है कि जहाँ पर फूल होते हैं तो वहाँ पे भंवरे भी होते हैं। आपने देखा होगा भंवरे होते हैं, वहाँ और भी कीट पतंगे होते हैं, तितलियाँ होती हैं, इस तरह से। तो जो भंवरा होता है वो किसी कली के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता रहता है एक समय तक। तो वो क्यों घूमता है? कि वो उस कली की रक्षा करता है बाकी और कीट पतंगों से। और ऐसा माना जाता है कि जो भंवरा रस चुनता है वो उस फूल का रस चुनता है जिस फूल में परागण आ जाते हैं, और जो एक क्रिया होती है कि फूल से फल बनने की, वो क्रिया समाप्त हो जाती है। अब जो वो पत्तियां हैं वो सिर्फ गिर जाएंगी, तो पत्तियां नीचे गिरने से पहले ही वो उन पत्तियों का रस चुनता है। तो ये बात यहाँ पे वही उदाहरण दिया है कि अगर राजा को यहाँ पे कवि सिखाना चाह रहा है कि राजा ही अगर इस तरह का काम करेगा तो बाकी और जो जनता है वो क्या करेगी। और फिर जो गुहार अगर कोई लेके आए तो फिर उसकी रक्षा कौन करेगा जब राजा ही ऐसा काम कर रहा है। तो यानी इस पंक्ति के अंदर दो अर्थ निकल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि इस पंक्ति में दो अर्थ निकले हैं या नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा कि राजा के लिए ये कहा गया है नहीं। तो आप इसको ऐसे समझिए, भले ही इसके पीछे की कहानी आपको ना पता हो, आपको ऐसे समझना है कि कवि यहाँ पे कह रहा है, जैसे कहा है ना कि अली कली ही सो बिंधियो आगे कौन हवाल, मतलब रक्षा करने वाला ही अगर भक्षक बन जाएगा तो फिर उसकी रक्षा कौन करेगा। तो इससे आपको वो संदेश निकलता है कि यहाँ पे दूसरी बात है, मान लो हमारी अगर हम जो पुलिस है या सेना है या सरकार है, ये सब क्या है? जनता की रक्षा करने के लिए। अगर यही जनता का शोषण करना शुरू कर दें तो फिर जनता कहाँ जाएगी। तो यानी कहने का मतलब है कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा तो फिर आखिर हम किस पे जाएंगे। मान लो अगर आम आदमी को कोई सता रहा है तो आम आदमी किसके पास जाता है? पुलिस के पास जाता है, न्यायालय में जाता है। और अगर यही जो रक्षा करने वाले हैं अगर यही भक्षक हो जाएं तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर तो कोई उम्मीद बचती ही नहीं है, फिर तो आदमी क्या होता है? हताश हो जाता है। तो इस तरह से दो अर्थ निकलते हैं। तो जिस पंक्ति में दो अर्थ निकलेंगे वहां पर क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा। नंबर 2, माली आवत देख के कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। कवि आपको कोई ना कोई पॉइंट देता है ये समझने के लिए कि इसमें अन्योक्ति अलंकार है। ये जो काल शब्द है, इस काल के यहाँ पर दो अर्थ रख सकते हैं। एक तो कल से कि आने वाला जो समय, मतलब काल के हम देखते हैं आने वाला समय, और दूसरा काल का अर्थ होता है यमराज। तो पंक्ति कहती है कि माली आवत देखकर, माली को आते हुए देखकर जो कलियां हैं वो पुकारने लगी है, मतलब चिल्लाने लगी हैं कि फूले फूले चुन लिए, आज तो फूल फूल चुन लिए और कल हमारी बारी है। तो वो इसलिए चिल्ला रही है कि आज तो फूले फूले चुन लिए जिनमें फूल खिल गया है और कल हमारी बारी है। अब इस पंक्ति में दूसरा भावार्थ क्या है? दूसरा भावार्थ ये है, इस काल शब्द ने दिया है यमराज। आपको पता है जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके चारों तरफ बैठ के रोते हैं। तो कवि यहाँ पे बता रहा है इसलिए नहीं रोते कि वो मर गया है, इसलिए रोते हैं क्योंकि सबको ये एहसास हो जाता है कि मुझे भी एक दिन जाना है। आज तो इसकी बारी थी, आज तो इसको ले गया यमराज, कल मुझे भी जाना है।
पर बाद में ये बात की बात है कि जब उसको जला आते हैं 2-3 दिन हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सत्य ये है कि हर व्यक्ति जानता है कि मैं एक दिन इस संसार से चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो जीता ऐसे है जैसे मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। तो यहाँ पर आपको 2 भाव पता चले, तो ये हो गया हमारा अन्योक्ति अलंकार। नंबर 19, अपहनुति अलंकार। अपहनुति अलंकार हमारा क्या कहता है, इसकी परिभाषा लिखो, बातें मत करो, लिखो। जहां उपमेय का निषेध करके, जहां उपमेय का निषेध करके, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान होना सिद्ध किया जाए, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान होना सिद्ध किया जाए, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान होना सिद्ध किया जाए, वहां अपहनुति अलंकार होता है, वहां अपहनुति अलंकार होता है। अपहनुति शब्द का अर्थ होता है छिपाना, ठीक है। अपहनुति का अर्थ होता है छिपाना। तो मतलब वहां पे क्या होता है कि जो उपमेय है वो क्या करता है, उपमेय को नकार देता है कि ये नहीं है, और उपमान दिखाता है कि ये है। जैसे मान लो अभी तक हम ऐसे उपमा अलंकार में तुलना करते आए कि यह मुख है, मतलब ये मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। रूपक में हमने क्या कहा कि मुख रूपी चंद्रमा या चंद्रमा रूपी मुख, इस तरह से कहा। उत्प्रेक्षा में हमने क्या कहा, मानो कि यह मुख क्या है, चंद्रमा हो, इस तरह से बोला। अब अपहनुति में क्या होता है कि हम कहते हैं कि यह मुख नहीं है, यह चंद्रमा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में दिया है कि यह मुख नहीं है, चंद्रमा है। इसी तरह से दूसरी पंक्ति दिया है गरजते घन नहीं बजते नगाड़े हैं। अब क्या हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, लेकिन कवि क्या कह रहा है, ये घन यानी बादल नहीं गरज रहे, ये क्या है, जैसे कि नगाड़े बज रहे हों। तो अब यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि जिसके बारे में बात हो रही है उसका निषेध कर दिया है और दिखा दिया है। तो इसमें आपको अक्सर मिलेगा नहीं शब्द आएगा, ठीक है। नहीं शब्द आपको देखने को मिलता है, पहचान में चाहो तो लिख सकते हो, ये आपको नहीं शब्द देखने को मिलता है। नेक्स्ट, दीपक अलंकार। ये दीपक अलंकार आपकी परीक्षा में आता नहीं था, लेकिन पिछली बार जब आपकी यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी तो उसमें ये आ गया था, दीपक अलंकार। दीपक अलंकार ये 2016 में हुई थी, आपकी यूपीएसआई की जो हुई थी 2016 या 17 में। चलो देखो, इसमें लिखो, जहां प्रस्तुत या अप्रस्तुत का, जहां प्रस्तुत या अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता हो, जहां प्रस्तुत या अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता हो, कमा, वहां दीपक अलंकार होता है, वहां दीपक अलंकार होता है। वहां दीपक अलंकार होता है। अर्थात, पूर्ण विराम लगा के लिखिए, अर्थात। अब देखो परिभाषा में तो इस तरह से आएगा, ठीक है। जहां प्रस्तुत या अप्रस्तुत का
एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार है? दीपक अलंकार है। अर्थात समझ लो इसको समझने वाली भाषा में, एक ही प्रकार का गुण, अर्थात एक ही प्रकार का गुण अन्य कई वस्तुओं में दिखाई दे, अर्थात एक ही प्रकार का गुण अन्य कई वस्तुओं में दिखाई दे। वहां दीपक अलंकार होता है। अब देखो आपको मैं एक चीज इसको समझाती हूँ। पहले तो इसकी परिभाषा, इस पे पहचान पर ध्यान दीजिए। पहचान ने कहा है कि एक उपमेय के कई सारे उपमान हों, ठीक है। या तो आपको पंक्ति में ऐसा दिखाई दे कि एक तो उपमेय में है, मतलब एक मुख्य वस्तु है, उस एक मुख्य वस्तु को कई सारी अलग अलग उपमानों से दिखाया जा रहा है, या फिर एक उपमान हो और उस एक उपमान से कई सारे उपमेय के बारे में बात किया जा रहा हो कि इसके जैसा ये भी है, इसके जैसा ये भी है, इसके जैसा ये भी है। तो इसे दीपक अलंकार कैसे कहा गया है कि जैसे मान लीजिए आप अगर कहीं पर दीपक बनाते हैं, ये दीपक की लौ है, ये जल रहा है, तो जैसे अगर चारों तरफ अंधेरा है और आपने उस अंधेरे में एक दीपक जलाया, तो जब आप दीपक जलाते हैं तो उस प्रकाश में चारों तरफ की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। मतलब अगर यहाँ कोई वस्तु रखी है, यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, तो जैसे ही आप इसको जलाएंगे तो ये भी दिखाई देगी, ये भी, ये भी, ये भी, सब दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसको दीपक अलंकार इसलिए कहा गया है कि एक उपमान या एक उपमेय रखा जाता है और उसके जैसा ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इस तरह से। तो इसलिए इसको नाम दीपक अलंकार दिया है कि जिस तरह से एक दीपक की रोशनी में कई सारी वस्तुएं एक साथ दिखाई देती हैं, ऐसे ही किसी उपमान के सहारे कई सारे उपमेय को दिखाया जाता है, या किसी एक उपमेय के सहारे कई सारे उपमानों के बारे में बताया जाता है। तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। इसमें उदाहरण दिया है हमारा जिस प्रकार से, देखे थे मन ना भरे, तन की मिटे न भूख, बिन चाखे रस ना मिले, आम कामनी ऊख। अब देखो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि मैम आपने बिन वाला शब्द बताया था, यहाँ पे बिन आया है, तो क्या इसमें विभावना होगा? तो ध्यान देना कि मैंने विभावना आपको तब बताया है जब वहाँ पे कारण और कार्य जो दिया है वो सेम ना हो, कि कारण वहाँ पे साधन नहीं है और कार्य हो रहा है, तब की हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिना चाखे, तो बिना चाखे रस नहीं मिलेगा, तो ये कह रहा है। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि यहाँ साधन नहीं है और कार्य हो रहा है, तो ये बात आपको समझनी जरूरी होगी। ऐसा नहीं कि अब एकदम से आप बिल्कुल ना समझ की तरह उठाएं और देखें बिन और फिर विभावना लगा दें, ये समझना होगा। तो पंक्ति में आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। ये कोई ऐसी संस्कृत भाषा या किसी में नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो इसी तरह की पंक्तियां आती हैं, अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप उस पंक्ति को दोबारा पढ़ो। जैसे कहते हैं कि देखे से मन ना भरे, तन की मिटे न भूख। ये बात तो समझ में आ रही है। ये कह रहा है कि किसी चीज को, किसी भी चीज के बारे में बोल रहा है कि देखने से मन नहीं भरेगा और ना ही तन की भूख मिटेगी। फिर आगे कह रहा है बिन चाखे रस ना मिले, बिना चाखे रस नहीं मिलेगा, आम कामनी ऊख। अब यहाँ पे इतना दिया है तो आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि एक बात कही जा रही है कि देखे से मन नहीं भरेगा, ठीक है, तन की भूख नहीं मिटेगी, फिर बिना चाखे रस नहीं मिलेगा। तो तीन बातों के बारे में बात कही जा रही है। और फिर यहाँ दिया है आम कामनी ऊख। अब ये तीन शब्द यहाँ पे दे दिए हैं। अब अगर हम एक भी, पहले हम बात करते हैं आम के बारे में। आम आपके सामने रखा हुआ है, आपको पता है कितना सुंदर लगता है आम। तो उसको अगर कोई आपसे ये कह दे कि देखो ये सुंदर आम है, और आपसे कहे देखो कितना बढ़िया है, आनंद आ रहा है ना, तो आप कहेंगे देखे से मन नहीं भरेगा, केवल देखने से मन नहीं भरेगा, और ना ही जो मन में उसे खाने की जो भूख लग गई है वो भूख खत्म होगी। और बिन चाखे रस ना मिले, जब तक इसको चक्के नहीं देखेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आम मीठा है कि खट्टा है, समझ गए? तो यहाँ पे कहा गया, अब इस एक चीज के लिए तीन बातें अलग अलग दिखाई गई हैं। दूसरा दिया है यहाँ पर कामनी।
कामनी का मतलब है यहाँ पर स्त्री, सुंदर स्त्री। तो सुंदर स्त्री है तो उसको देखने से मन नहीं भरेगा कि अगर देख रहे हैं आप किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो मन में स्वाभाविक सी बात है आकर्षण आता है। और तन की मिटे न भूख, जो उससे मिलन के लिए भूख लगी है वो भी नहीं मिटेगी। और बिन चाखे रस ना मिले, जब तक आप उसे छू कर न देख लें तब तक वो जो एक चाहत है वो पूरी नहीं होती, या ये पता नहीं चलता कि सब एक जैसी है ना। तो यहाँ पे बात कही है। अब उसके बाद ऊख, ऊख का मतलब है यहाँ ईख, ठीक है। गन्ना, तो जो गन्ना होता है उसे भी आप, ये तो गांव वाले ही बता सकते हैं, गन्ने को देखकर मन में खाने की लालसा जगती है, ठीक है। तो उसे भी देखने से मन नहीं भरेगा, और जब तक आप खा नहीं लोगे तब तक तन की भूख नहीं मिटेगी, और जब तक चक्के नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि गन्ना मीठा है, ठीक है। तो कितने लोगों ने नहीं खाया है गन्ना? सब लोगों ने खाया है, गाँव के आते हैं। हाँ हाँ हाँ, चूसना ही सही, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चाखे की बात कर रहे हैं, चाखना, उससे समझ लो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मेरे छात्र बहुत एकदम मतलब ब्रिलियंट है, क्या कहूँ। चलो तो ये बात समझ में आ गई। तो इसमें एक से अधिक उपमान है और एक से अधिक उपमेय है। अगला आता है हमारा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार की परिभाषा लिखिए, लिखो, जहां उपमान को उपमेय से कम, जहां उपमान को उपमेय से कम अथवा उपमेय को उपमान से अधिक, जहां उपमान को उपमेय से कम अथवा उपमेय को उपमान से अधिक गुणवान दिखाया जाए, अथवा उपमेय को उपमान से अधिक गुणवान दिखाया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए इसमें, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। आपकी परीक्षा में ये वाला प्रश्न बहुत बार आया है कि उपमा अलंकार का उल्टा निम्न में से कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो प्रतीप अलंकार। अब उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण दिया है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, मतलब इस तरह की बात कही गई होगी। जैसे हमने देखा वो उपमा अलंकार में क्या कहा जाता है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ कहा जा रहा है, बात तो हो रही है मुख के बारे में ही, लेकिन अब चंद्रमा जो उपमान है, उपमान की तुलना करी जा रही है उससे कि जो चंद्रमा है वो कैसा है, मुख के समान सुंदर है। तो मुख को चंद्रमा से ज्यादा अधिक गुणवान दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतीप अलंकार होता है। जैसे दूसरा उदाहरण दिया है, जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु यह देख। यानी यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि जग प्रकाश तब जस, जस मतलब प्रसिद्धि, किसी के जीवन में जब उसकी प्रसिद्धि प्रकाश करना शुरू कर दे। मान लो किसी व्यक्ति के चारों तरफ बस उसी के बारे में जाना जा रहा है कि ये कौन है, सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी उसकी प्रसिद्धि ऊपर जब चढ़ने लगती है तो वो क्या है, एक तरह से उसके जीवन में प्रकाश ही कर रही है। तो जब किसी की प्रसिद्धि उसके जीवन में प्रकाश करना शुरू कर दे तो वृथा भानु यह देख। तो ये कहा है कि फिर उस स्थिति में जो भानु है मतलब सूर्य है वो क्या लगने लगता है, व्यथा मतलब बेकार, ठीक है। वृथा का मतलब होता है बेकार, तो फिर भानु यानी सूर्य कैसा लगने लगता है, बेकार लगने लगता है। तो यहाँ पे अब कवि ने कही है बात कि बेकार कैसे लगने लगेगा, लेकिन उसे बेकार इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके जीवन में तो यश जो है, उसका जो प्रसिद्धि है वो प्रकाश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उपमान को क्या दिखा दिया, नीचा दिखा दिया, कि जिससे उसकी तुलना की गई है, सूर्य से तुलना की गई है तो उसको नीचा दिखा दिया। मतलब किसी की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा उजाला कर रही है कि सूर्य उसके लिए बेकार हो गया। तो ऐसी स्थिति, अब ये कहीं कहीं पर व्यतिरेक के जैसी लगेगी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए
कभी किसी पंक्ति के अंदर आपको ऐसा लगे कि इसमें उपमेय को अधिक श्रेष्ठ और उपमान में कोई दोष निकाला जा रहा है, और ऑप्शन में आपको खोजना है व्यतिरेक, और व्यतिरेक आपको ऑप्शन में न मिले और वहाँ हो प्रतीक, तो आप प्रतीप अलंकार वहाँ पर लगा सकते हैं। समझ गए? ये उसके जैसा होता है, उसके समकक्ष होता है। व्यतिरेक और प्रतीप अलंकार लगभग एक जैसे होते हैं। दो तरह के अलंकार अब दिए हैं नीचे, संकर अलंकार। अब ये संकर अलंकार और यहाँ पर संसृष्टि अलंकार, ये आपकी परीक्षा में नहीं आता, ये उन छात्रों की परीक्षा में आता है जो अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की, या एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे पूछा जाता है। ये दोनों अलंकार का मतलब है उसके जैसा, जैसे आपने शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार को समझा, वैसे ही पंक्ति कहती है संकर अलंकार कौन सा होता है? जहां एक ही स्थान पर एक से अधिक अलंकार नीर क्षीरवत, नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध, पानी और दूध के समान जब मिले हों, पानी और दूध के समान का मिलना क्या होता है? आप पानी और दूध को अलग अलग नहीं कर सकते। अब मान लो अगर दूध में आपने पानी मिला दिया तो क्या आप कर सकते हैं उसे अलग? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही किसी पंक्ति के अंदर दो अलंकार ऐसे समाये हों जहां पे आप उसे अलग नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कहा था ऊषा सुनहरे तीर बरसाती जयलक्ष्मी सी उदित हुई, तो वहां जयलक्ष्मी सी आया है जो कि उपमा अलंकार भी दिखा रहा है। और फिर हमने कहा है कि ऊषा सुनहरे तीर बरसाती, उसमें मानवीकरण अलंकार भी हुआ है। तो आप कौन से हिस्से को अलग करेंगे? किसी हिस्से को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उपमा अलंकार भी तभी पता चलेगा जब आप पूरा पढ़ेंगे, और मानवीकरण अलंकार भी तभी पता चलेगा जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे। तो यानी उस पंक्ति के अंदर किस तरह का अलंकार था? संकर अलंकार। ऐसी और भी बहुत सारी पंक्तियां होती हैं, तो वहां आपको पता चलेगा। अब संसृष्टि अलंकार क्या होता है? जहां दो अथवा दो से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी अलग अलग स्पष्ट रहते हैं, वहां संसृष्टि अलंकार होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई पंक्ति है, एक पंक्ति ये दी है और उसकी पंक्ति नीचे, ऊपर वाली पंक्ति में कोई दूसरा अलंकार है और नीचे वाली पंक्ति में कोई दूसरा अलंकार है, और दोनों पंक्ति मिलकर क्या कर रही हैं? दोनों पंक्ति मिलकर एक अर्थ दे रही हैं, किसी एक कहानी को बता रही हैं। तो ऐसी पंक्ति जो होती है उनमें संसृष्टि अलंकार देखने को मिलता है। तो ये अध्यापक वाली परीक्षाओं में ही आता है। अब यहाँ पे आपके अलंकार समाप्त होते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि किस परीक्षा के लिए कितने कितने अलंकार आप लोगों को पढ़ने हैं, जो जैसे अभी हमने इतने पढ़े। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी के एग्जाम के लिए आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मानवीकरण अलंकार तक। यहां तक आपके आते हैं, मानवीकरण अलंकार तक आपको यूपी की परीक्षा के लिए पढ़ना है। हाँ, 1 से 12 तक यहाँ पे आपका आता है। इसके बाद अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एसआई के लिए आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उसमें अलंकार आता ही नहीं है। उसमें तो आपकी जो हिंदी आती है वो वाक्य शुद्धिकरण तक आती है, जो कि भाग 2 हमारा समाप्त हो जाता है जब, तो वाक्य शुद्धिकरण तक आता है। तो वर्णमाला से लेकर वाक्य शुद्धिकरण तक आता है। तो उसमें ये अलंकार, रस या छंद या साहित्यकार, उनकी रचनाएं, पुरस्कार, पत्रिकाओं के नाम या पत्र लेखन या भाषा विज्ञान, इन सब से प्रश्न नहीं आते हैं। हाँ, उसे भी ऐड करो। अभी तो पहले बताया ना 1 से लेके 12 तक, इसीलिए तो मैंने आप सब लोगों को साथ में पढ़ाया है। आपको पक्का याद रखना है यहाँ तक, लेकिन बाकी सबको भी सीखना है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ये दीपक अलंकार कैसे आ गया हमारी परीक्षा में। ये आता था आपकी अध्यापक वाली परीक्षाओं में आता था, अब वहाँ पे आया है। अब ऐसे जो प्रश्न हमारे आते हैं, एग्जामिनर क्या करता है, आपकी परीक्षा में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाता है। अब वो सबके उठा लेता है, कोई भी किताब जो आपकी मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस रही हो उस किताब को उठा लेता है, वहाँ से कुछ कठिन कठिन से क्वेश्चन उठाता है। तो वो ये नहीं देखता कि ये किस दूसरी परीक्षा में आया हुआ है, वो किसी को भी उठा लेता है। और कई बार अगर उसको ये बोल दिया कि अलंकार से प्रश्न उठाने, तो वो अलंकार से प्रश्न उठा लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि इस परीक्षा में इसके लिए कौन कौन से अलंकार दिए थे। अब जो प्रोफेसर इस बात का ध्यान रखते हैं
कि भाई इस परीक्षा में तो इस अलंकार को दिया गया है, तो वो उतने तक ही लेते हैं। लेकिन कभी मान लो कोई थोड़ा सा सिरफिरा हो, गुस्सैल टाइप से, तो करे चलो एक आध क्वेश्चन डाल दो, देखते हैं इनको कितने पढ़ने वाले हैं, तो वैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप पढ़ के रहो सारी चीज़ों को, तो अच्छा है ना। नहीं पढ़ोगे तो कोई नुकसान नहीं है आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जितना भी इसमें बच गया, अब आते हैं एमपी की बात करते हैं। एमपीएसआई के लिए सारे अलंकार पढ़ने हैं, और जो छात्र टीजीटी पीजीटी यानी अध्यापक वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सारे पढ़ने हैं, ये सारे। और उसके साथ जिन्हें अध्यापक की तैयारी करनी है, ये तो अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, उनके लिए थोड़ा सा और है। अब वो थोड़ा सा और क्या है, कुछ अन्य अलंकार, ठीक है। यूपी कांस्टेबल, मैंने यूपी बोल दिया ना, तो उसमें सारे आ गए, ठीक है। वो चाहे आपका यूपी SSSC है या एसआई है या कांस्टेबल है। तो ये जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलंकार दिए हुए हैं, जैसे वीप्सा अलंकार, ध्यान रखना मैंने इसमें सारा सब कुछ समझा के लिखा है। जैसे उपमेय उपमा अलंकार या अन्वय अलंकार या स्मरण अलंकार, निदर्शना अलंकार, समासोक्ति अलंकार, और भी बहुत सारे अलंकार आपके दिए हुए हैं जो आते हैं, इनकी व्याख्या भी साथ में लिख दी है। तो जो अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं वो इसको पढ़ लें, इनको समझ लें। अब हम बात करते हैं अब शॉर्ट ट्रिक। तो आपको एक बार रिवीजन करना है अलंकार में, और अभी मैं कुछ आपसे पूछने वाली हूँ, टेस्ट होने वाला है आपका, ठीक है, अलंकार में, तो वो आपको बताना है। तो पहले एक बार पूरा देख लो अलंकार हमारे क्या होते हैं। अलंकार को हमने दो भागों में बांट लिया, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में सबसे पहले हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में 5 टाइप पढ़े थे इसके, जिसमें 6 का अनुप्रास मतलब वर्ण 2 बार मिलेगा, जिसमें वृत्यानुप्रास वर्ण 3 या 3 से अधिक बार, लाटानुप्रास में वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति होगी, शत्यानुप्रास में त वर्ग की आवृत्ति होगी, और अंत्यानुप्रास में अंतिम अक्षर की आवृत्ति होगी। बिल्कुल याद है ये। श्लेष अलंकार में एक शब्द होगा लेकिन उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होंगे, ठीक है। यमक अलंकार में 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे और सबके अलग अलग अर्थ होंगे। इसके बाद अर्थ अलंकार की बात करते हैं हम। इसमें अर्थ अलंकार हमारा कहता है कि उपमा अलंकार में सा, सी, सो, सम जैसे आदि शब्द हमें देखने को मिलेंगे पंक्ति में। रूपक अलंकार कहता है उपमेय रूपी उपमान। आपको देखना है योजक चिन्ह के स्थान पर रूपी शब्द रख के देख लेना, अगर उपमेय उपमान का संबंध मिलता है तो रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा में मानो मनो ज्यों, यानी जिसका अर्थ क्या हो, मानो की, जहां कल्पना करवाई जाए। अतिशयोक्ति अलंकार, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, अतिशयोक्ति होगा। विरोधाभास अलंकार की बात करें, जहां पर विरोध या विलोम शब्द आपको देखने को मिलेंगे, कोई विरोधी बात हो और या विलोम शब्द हो। मानवीकरण अलंकार में किसी प्रकृति या निर्जीव वस्तु पर मानव की चेष्टा होगी। असंगति अलंकार में माध्यम और परिणाम में मेल नहीं होगा, यानी जो साधन है उस साधन और परिणाम में कार्य कहीं और होगा और परिणाम कहीं और निकलेगा। उल्लेख अलंकार में एक वस्तु की अलग अलग प्रकार से व्याख्या करेंगे। संदेह अलंकार कहेगा जहां अथवा या शब्द दिया हो, यानी वैसा शब्द जिसका अर्थ क्या हो, अथवा वो आया हो जहां संदेह बना हो, या तो ये या तो ये। भ्रांतिमान में जहां समझकर, जानकर या जनू, यानी ऐसा शब्द जिसका अर्थ हो ऐसा समझकर। व्यतिरेक अलंकार, जहां उपमेय में गुण व उपमान में दोष दिखाया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होगा। और दृष्टांत अलंकार में पंक्ति में कोई कहावत या लोकोक्ति देखने को मिलेगी। और विभावना में बिना, बिनु, बिन, यानी जो कारण है, यानी जो साधन है, साधन वहां नहीं होगा लेकिन कार्य फिर भी पाया जाएगा।
अन्योक्ति अलंकार में दो अर्थ होंगे, एक शब्दार्थ होगा और एक भावार्थ होगा। कोई ऐसी पंक्ति जो अपने पीछे कोई गूढ़ रहस्य को लिए हुए होगी। अपहनुति अलंकार, पंक्ति में नहीं शब्द देखने को मिलेगा। प्रतीप अलंकार की बात करेंगे, गुण में उपमेय अधिक व उपमान कम दिखाया जाएगा, यानी उपमेय को अधिक गुणवान और उपमान को कम गुणवान दिखाया जाएगा। और दीपक अलंकार, एक उपमेय के कई सारे उपमान या एक उपमान के कई सारे उपमेय दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है। बस इसी को आपको क्या करना है, हर तीसरे चौथे पांचवें दिन अब ये जो शॉर्ट ट्रिक आपको दी है इसी को उठा के देख लेना है, बाकी तो आपका सारा हो जाएगा। इसमें कुछ अब आपका टेस्ट है, अभ्यास हेतु कुछ पद। अब बताइए जल्दी से, पहला पॉइंट, सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जेहते करे प्रकाश। अब इसमें बताओ कौन सा अलंकार है? समझ में नहीं आया? खद्योत्सम, ठीक है, उपमा आ गया। एक और है इसमें, ये नीचे वाली पंक्ति में एक और है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अनुप्रास अलंकार को भी छोड़ दो, उसे भी साथ में लिख दो। एक और है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जितने नाम आपने लिखे ना सब लिखते जाओ, देख लो कि आपको पता चलेगा, किसी से भी पूछ सकता है। यमक अलंकार, यमक अलंकार कहाँ है इसमें? सूर सूर तुलसी ससी, ये जो यहाँ पर एक सूर है, पहला सूर का अर्थ है सूरदास, और दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य। ठीक है, पंक्ति कहती है सूरदास जी तो क्या है? सूर्य हैं, और तुलसीदास, शशि मतलब चंद्रमा, तुलसीदास जी क्या है? चंद्रमा। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि कवियों के बारे में बता रहा है कि अगर काव्य की दुनिया में देखा जाए, और काव्य की दुनिया में भी हम जो बात कर रहे हैं श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस नहीं, अगर हम देखें वात्सल्य की दुनिया, या कहें एक काव्य की दुनिया में कहा है उन्होंने कि जो सूरदास जी हैं वो तो सूर्य के जैसे हैं, जैसे सूर्य है, और जो तुलसीदास जी हैं वो चंद्रमा के जैसे हैं, मतलब उनका जो काव्य है। और उडगन, उडगन का मतलब है तारे, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? तारे। और जो केशव दास हैं वो तारे के जैसे हैं, जैसे तारे दिखते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लेना कि एक सूरज और एक चंद्रमा और एक तारा। तो ये तीन कवियों के बारे में कहा है। और फिर आगे कहा है कि अब के कवि खद्योत्सम, इस खद्योत का मतलब है जुगनू, जुगनू समझते हो ना, रात में जो चमकता है। जहते करें प्रकाश, मतलब यहाँ वहाँ प्रकाश करते हैं। तो कवि कहता है कि काव्य में, अच्छा काव्य लिखने के मामले में जो सूरदास जी हैं वो तो सूर्य के जैसे हैं, और जो तुलसीदास हैं वो चंद्रमा के जैसे हैं, और केशव दास एक तारे के भांति हैं, और आजकल के जो कवि हैं वो तो जुगनू हैं, उनके सामने यहाँ तहाँ बस थोड़ा बहुत प्रकाश करते घूमते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो आज के कवि के लिए जो बात कही है वो तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उस समय हम देखें जो सूरदास जी ने जिस तरह से काव्य लिखा है। अच्छा बताइए, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सूर का काव्य पढ़ा है? थोड़ा बहुत जिन्होंने साहित्य पढ़ा है तो उन्होंने पढ़ा होगा, और जब सूर का नहीं पढ़ा तो तुलसीदास का क्या पढ़ा होगा? काव्य पढ़ा ही नहीं है ना। तो पढ़ना चाहिए, जीवन में आपको साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए। देखो मेरा मानना यह है कि आप कुछ पढ़ें न पढ़ें, अपने जीवन को सही ढंग से जीने के लिए सभी छात्रों को एक बार यूपीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। अगर आप तैयारी करके आप जीवन जीने का तरीका सीख लें और उसमें आ जाएं। अब देखो तैयारी करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है
कि आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के नाम पे बस ऐसो आराम और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो अलग है। एक तैयारी होती है रियल में इंसान बनना, आप अपने अंदर अपने विचार, अपनी सारे नज़रिए को, अपने हर एक चीज़ को चेंज कर रहे हैं, वो होती है रियल तैयारी। अब ये तैयारी नहीं कि जैसे अच्छा ठीक है शाम हुई तो बत्रा पे ज़रूर जाना है आँख सेकने के लिए, ये तो कंपलसरी है यहाँ के स्टूडेंट को, तो रात को 7 बजे यहाँ पे मेला लगता है, फिर क्यों चाय की दुकान पे खड़े होना है, वहाँ आते जाते थोड़ा सा आँख सीख जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें, ये सब बकवास वाली चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इन सब की बात नहीं कर रहे। अब ये तो आप लोगों को पता, देखो मैंने तैयारी कैसे करनी चाहिए ये मुझसे पूछ रहे हो। तैयारी ऐसे करनी चाहिए कि आप जीवन में अगर सरकारी जॉब ना ले पाओ या सरकारी जॉब करने का मूड ना हो तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो। तैयारी ऐसी होनी चाहिए। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि देखो सरकारी जॉब की सच कहूँ तो अगर सरकारी जॉब के बारे में ज़्यादा वो होता तो मैं खुद अपनी ना ज्वाइन कर लेती, मैं क्यों छोड़ती। मेरा कभी इरादा नहीं था सरकारी जॉब का। ये तो समझो कि सरकारी जॉब निकालना था, मम्मी पापा पीछे पड़े हुए थे कि नहीं ये सरकारी जॉब ही करनी है, सरकारी जॉब ही करनी है, निकाल के दे दी कि अब ये पता चल गया कि हाँ हम सरकारी जॉब निकाल सकते हैं कि नहीं। भाई अब तो वही करेंगे जो हमारा मन कर रहा है। तो वही चीज़ है, मेरे बचपन से मुझे पढ़ाने के लिए का शौक़ था, तो मैंने टीचिंग के लिए प्रयास किया, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर प्रेशर था कि तुमको ना सरकारी जॉब करनी है, IAS PCS वाली जॉब निकालनी है कोई, तो अभी चलो ठीक है। तो मैंने RO की जॉब निकाली और उसके बाद मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। मुझे लगा था, और ये यूपी सरकार ने मेरी बहुत मदद करी। जैसे ही रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। उसके बाद यहाँ पर मुझे मौका मिला कि मुझे हिंदी पढ़ाने का। अब जैसे जब तक हमारी ज्वाइनिंग आई तो 1.25 साल लग गए थे ज्वाइनिंग आने में। जैसे ही ज्वाइनिंग आई उस टाइम तक मैं उतना कमाने लग गई थी कि सैलरी जो मिलती उसका दुगना मुझे मिल रहा था। तो मैंने उस समय मना कर दिया पापा को, मेरी सिस्टर ने ज्वाइन कर लिया। तो मेरे पापा और मम्मी मुझसे 2 साल नाराज़ रहे, 2 साल लॉकडाउन लगने तक। वो मुझसे इतने नाराज़ थे कि गुस्से में तो उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन ले लिए कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। तो फिर उसके बाद ठीक है कोई बात नहीं, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में ऑनलाइन आई सारी चीज़ें, उसके बाद दुनिया ही बदल गई। अब कोई टेंशन ही नहीं है। अगला बताओ। देखो और देखो, अब देखो मैंने अपने बारे में बात करनी शुरू करी, आज ही अभी देखो इंटरेस्ट इनका कितना, उतना यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। चलो दूसरा बताओ, काली घटा का घमंड घटा क्या होगा? यमक। घटा और घटा, एक घटा का मतलब क्या है? बादल, ठीक है, और दूसरी घटा का मतलब कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें क्या हो जाएगा? यमक अलंकार, ठीक है। नंबर 3, बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कहीं छोड़ियो खोटे ग्रह जपदान। बताओ इस पंक्ति में, जल्दी बताना जल्दी। सबसे पहले तो खोजना, देखो मैं आपको बता दी हूँ किसी भी पंक्ति में खोजने का तरीका। जब 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे तो आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है आपके सामने, तो आप उस टाइम पे देखो कि पंक्ति के अंदर जल्दी से, जैसे मान लो आप एक चीज़ ये कहोगे कि बसे बुराई, ब वर्ण आ गया, ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो सकता है, ठीक है। तो जब आपको ऐसे लिखने के लिए दिया तो आप इसमें अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं, ठीक है। सम्मान और दान, अंत्यानुप्रास भी लिख सकते हैं, ये 2 आ गए। अब जब ऑप्शन आपका आएगा, ऑप्शन दिया होगा, वहाँ पे तो आपको ऊंचा वाला ही लेना पड़ेगा, यानी जो उसमें दिख रहा है। तो ये 2 लिख दिए। उसके बाद देखो कि यहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति हो रही है, भलो भलो कहीं छोड़ियो, ठीक है। तो यहाँ 1 वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है, तो आप इसको अर्थ के साथ समझना है कि हो ना हो इसमें यमक अलंकार भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिया है कि बसे बुराई जासु तन, यानी जिस तन में बुराई बसी होती है ताही को सम्मान, ये दुनिया उसी का सम्मान करती है, यानी जो बहुत बुरा होता है, दुष्ट होता है, उसी का सम्मान करती है। भलो भलो कह छोड़ियो, यानी जो भला इंसान है उसको तो भोला कहकर, तो एक भले का मतलब है अच्छा या सज्जन, और दूसरे भलो का मतलब है भोला,
कहकर छोड़ देते हैं खोटे ग्रह जपदान। जिस प्रकार से एक खोटा ग्रह होता है जो हमेशा नाराज हो जाता है, राहु केतु और शनि, इन्हीं को बार बार हम किसकी शांति, कभी आपने बुध की शांति या चंद्रमा की शांति या सूर्य की शांति के लिए प्रयास करते देखा है लोगों को? नहीं, क्योंकि वो इतना परेशान नहीं करते। या बृहस्पति की शांति, इन सब के लिए प्रयास करते देखा? नहीं। किसकी शांति चाहिए? शनि की और राहु केतु की। तो वही है, खोटे ग्रह हैं वो, एकदम से जैसे ही उनकी नजर पड़ी तो कहते काम तमाम हो जाता है। तो वही कवि ने कहा है कि जो खोटे ग्रह हैं उनको ही जपदान दिया जाता है, उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि जिस तन में बुराई बसी हुई है उसी को सम्मान मिलता है। आज का समय ऐसा हो गया है, और जो भला है उसको तो भोला कहकर छोड़ दिया जाता है। तो अब ये मत सोचना कि अच्छा मैम इससे सीख मिल गई, अब के बाद हम बुरे ही बनेंगे तभी लोग सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। ये बस कवि कह रहा है, बता रहा है, सच्चाई कही है इस जगत की। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। देखो, संसार की समर स्थली, समर मतलब युद्ध, स्थली मतलब स्थान, युद्ध स्थान यानी युद्ध भूमि। जो ये संसार की युद्ध भूमि है, अब इसमें कहीं पे उपमेय उपमान का कोई संबंध नहीं है, इसलिए योजक चिन्ह से आप घबराओ मत। समर मतलब युद्ध का स्थान, तो का के स्थान पर आया है यहाँ पर योजक चिन्ह, तो इसलिए इसमें उपमेय उपमान नहीं है, तो रूपक नहीं होगा, इसलिए कंफ्यूज मत हो। आगे दिया है मैं धीरता धारण करो, तो ध वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बाकी और कोई चीज इसमें दिखाई नहीं दे रही। तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। पाहुन ज्यों आए हो, ये तो हमने कर लिया था, इसमें ये ज्यों आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है। फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहां पे कहा है फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। बताओ, देखो ऐसा करती हूं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे जो ये पंक्तियां, जितनी भी ये पंक्तियां लिखी हुई है ना, ये सब प्रश्नोत्तर में दी हुई है, तो मैं आपको प्रश्नोत्तर करवाती हूँ, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि हम कैसे निकालेंगे। यहाँ आपके पास सोचने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें ना कंफ्यूज होंगे। तो इन सबको आप घर पे जाके करना, और ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको प्रश्नोत्तर करवाती हूँ, इसमें भागो मत। आपको लग रहा है छुट्टी कर दी मैंने? मैं ये सोच रही हूं कि आज अलंकार समाप्त कर देते हैं, ठीक है। किसी की क्लास है क्या? किसकी? तो जिनकी क्लास है वो निकल लो। अब कितने बजे है क्लास? घर जाना है क्लास? अरे 15 मिनट, 15 से 20 मिनट। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, आपको पता है दीपावली की छुट्टी है, लंबी हो रही है दीपावली की छुट्टी डे के हिसाब से, तो जल्दी से बैच समाप्त हो जाएगा। एक दिन क्यों वेस्ट करें हम 15-20 मिनट के ऊपर? बाकी आपको अभ्यास करना है। मैं आपको 5-6 उदाहरण ऐसे बताती हूँ जिससे आपको अलंकार निकालना आ जाए समझ में। बाकी उसके बाद आपको घर जाके अभ्यास करना है, ना समझ में आएगा तो आप पूछ लेना, समझ गए? तो इसलिए चुपचाप बैठ के ना थोड़ा सा कर लो, समझ लो। अब जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, देखो असली बात यह है कि जो मैं करवा रही हूँ ये टीचर का काम नहीं है, ये आपका अपना अभ्यास है। यहाँ मैं आपकी मदद कर रही हूँ, तो इसलिए मदद ले लो, ज्यादा अच्छा है। मैंने आपको पहला प्रश्न तो करवा दिया था बीच में। दूसरा प्रश्न हमारा दिया है जैसे किंदु इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। अब ऐसी पंक्ति दी है और जैसे ही आ जाए तो मैंने आपको बताया है कि अलंकार में तुरंत आप सबसे पहले जाओ ऑप्शन के पास और ये देखो कि कितने प्रकार के अलंकार हमारे दिए हुए हैं यहाँ पर। तो श्लेष अलंकार दिया है, उपमा दिया है, अनुप्रास दिया है और रूपक दिया है। तो एक एक करके आप देख सकते हैं। जैसे मान लो श्लेष है तो आप देख सकते हैं कि कोई अनेकार्थक शब्द होगा,
तो पंक्ति में अगर आप खोजेंगे तो देखेंगे कि कोई ऐसा शब्द नहीं लग रहा जो अनेकार्थक हो सकता है, तो इसे थोड़ी देर के लिए इसको काट देंगे। अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे, किसी शब्द की आवृत्ति नहीं हुई है यहाँ पर, तो ये भी काट देंगे। उसके बाद रूपक में मैंने आपको बताया कि शब्द में योजक चिन्ह पहले खोजेंगे, योजक चिन्ह तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको काट देंगे। अब बचा क्या? उपमा। उपमा हमारा कहता है कि सा सी सो सम, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर सम, तो आंसर क्या हो गया? उपमा हो गया। द की आवृत्ति है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाला तब है जब आपको उपमा भी ना मिले। ये आपको कब करना है? जब आपको उसमें उपमा भी ना मिले। अगर कोई दूसरा आ जाता है तो अनुप्रास वहां गौण हो जाता है, ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था। जब 4 ऑप्शन होंगे, अगर आपको ऐसा लगे कि पंक्ति के अंदर अनुप्रास भी आ रहा है और ऑप्शन में भी अनुप्रास है और कोई दूसरा अलंकार भी आ रहा है, तो जब दूसरा अलंकार आपको मिल जा रहा है तो अनुप्रास वहां गौण हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नंबर 3, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए। अब देखो, चाहे परिभाषा कुछ भी कह रही हो, मैंने आपको कहा था जहां उपमेय में उपमान की समानता, जहां समानता की बात होगी वहां क्या होगा? उपमा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट उपमा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। अब जैसे ये पंक्ति दी है तो सबसे पहले देखो, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा। तो आप देखेंगे कि रूपक कोई योजक चिन्ह नहीं है, उत्प्रेक्षा किसी मानो या मनो या जानो, तो हमें दिख गए यहाँ पर मानो, तो तुरंत पता चल जाएगा कि क्या है? उत्प्रेक्षा है। जैसे देखो, पंक्ति कह रही है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब याद रखना, जब भी अलंकार से ऐसे आएगा तो ऑप्शन क्या कह रहा है? छेका, वृत्या, लाटा और अंत्या। तो आपको पता है, तुरंत पता चल जाएगा कि पूत कपूत, पूत सपूत, पंक्ति का क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रही है, तो सीधा सीधा आपको पता चल गया कि लाटा अनुप्रास हो गया। ठीक है। इसके बाद शब्द अलंकार कहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित करिए। आपको बताना है इन चारों में से शब्द अलंकार कौन सा है। तो आपको पता है, यमक शब्द अलंकार है, व्यतिरेक, रूपक और प्रतीप अर्थ अलंकार है। जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन कह रहा है विरोधाभास, विशेषोक्ति, या ऊपर देखो अपने उसमें अगला क्या है? विभावना और भ्रांतिमान। तो आपको पता है कि बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो ये हमने किस में पढ़ा? विभावना में पढ़ा। ठीक है, परिभाषा हमें पता चल जाएगी। इसी तरह से 8 कह रहा है, नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? तो जैसे ही रूपक बात कही, मैंने आपको बताया रूपक मतलब रूपी कहेगा, इसका मुख चंद्रमा के समान कट जाएगा, चंद्रमा इसके मुख के समान कट जाएगा, यह चंद्रमा रूपी मुख है, यह मुख है अथवा चंद्रमा, अथवा आ रहा है कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। बताइए, इसमें इस तरह से आंसर देने में कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं आ रहा? समझ में आ जाएगा आराम से। तरनी तनुजा तट तमाल अनुप्रास हो जाएगा। अब जैसे देखो, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल क्रांति थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे उपमा, रूपक, श्लेष और उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा मानो मनऊ कहीं है? नहीं, काट दो। रूपक के लिए कहीं पे दिया हुआ है योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह दिया हुआ है। श्याम शरीर दिया है, तो आप देखेंगे श्याम रूपी शरीर, क्या कृष्ण रूपी शरीर बन सकता है? ये तो गलत हो जाएगा, मतलब रूपक नहीं है। श्लेष कोई ऐसा शब्द जिसमें 2 अर्थ निकल रहे हो? तो ऐसा नहीं है। उपमा आ रहा है नीरद सी। ठीक है, नीरद मतलब अब ये कहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की, यानी नवल मतलब नया नवीन, सुंदर श्याम का शरीर। ठीक है, सांवला शरीर, यहाँ क्या आ रहा है इसका अर्थ? सांवला शरीर। सजल नीरद, नीरद मतलब बादल, सजल मतलब जल से युक्त।
तो जल से युक्त बादल के समान कल क्रांति मतलब चमक लग रही है उस शरीर की, जिस शरीर की व्याख्या की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया के समान आ रहा है, उपमा अलंकार हो जाएगा, ये आंसर हो गया। पीपर पात सरिस मंडोला ये दिया है। नंबर 12 देखो, जैसे ये दिया है, शरीर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। अब इसमें पंक्ति दी है, बताओ कैसे निकालोगे इसका अलंकार। लाटानुप्रास, रूपक, श्लेष और वक्रोक्ति। सबसे पहले काट दो इसको, पंक्ति की आवृत्ति तो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा है कि सिर झुकाकर तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। तो पंक्ति में अर्थ समझ में आ रहा है कि नियति की कोई बात जो है वो सिर झुका के मान ली है और अपने आप ही हृदय जलजात क्या है, मुरझा गया है। तो इसमें कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं आ रही जिसमें टेढ़ा कथन होगा। तो वक्रोक्ति और वक्रोक्ति को पहचानने के लिए क्या है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके दो अर्थ निकलते हों। दो अर्थ निकलने वाला शब्द कट गया तो वक्रोक्ति भी कट गया, बचा क्या। अब रूपक कैसे, हृदय जलजात कह रहा है, हृदय रूपी जलजात। जलजात का मतलब होता है कमल। अब कैसे पता चलेगा, जलजात मतलब जल में जात मतलब जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला मुरझा गया, तो मुरझाने का मतलब क्या हो गया, फिर कमल ही हो गया। समझ रहे हैं ना। तो दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलाओ, फिर इतनी दिशाओं में घूम जाना चाहिए। 13 बताओ जल्दी से। फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ आपको जनु दिखाई दे रहा है, मानो की, तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। पंक्ति कहती है कि फूले कांस सकल, सकल मतलब सभी, मही माने पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर ऐसे लग रहा है जैसे कांस के फूल छा गए हों, मानो कि वर्षा ऋतु प्रकट होकर बुझ गई हो। मतलब ये जो कांस के फूल खिलते हैं, जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है उस समय कांस के फूल खुलते हैं। तो यहाँ कवि कह रहा है कि पूरी पृथ्वी पर जो है वो कांस के फूल से खिल आए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई हो, मतलब प्रकट होके समाप्त हो गई हो। तो इसमें क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, कौन सा होगा। अब आराम से आपको पहचान में आ जाएगा, सम और सा, तो उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, उसी तरह से दृष्टांत अलंकार, उपमेय उपमान की समानता में या उपमेय के रूप में कही बात उपमान में भी हो, उपमेय से उपमान की विशिष्टता में या उपमेय से उपमान की हीनता में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको पता है ये कट जाएगा, हीनता में विशिष्टता कट जाएगा, समानता कट जाएगा। दृष्टांत आपको याद है, उपमेय के रूप में कही बात उपमान में भी होनी चाहिए, परिभाषा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे देखो आगे दिया है, शेष सुरेश गणेश दिनेश महेश सु जही निरंतर गावे। इस पंक्ति में स स स स स, ठीक है, अनुप्रास अलंकार, अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ये आपने देख लिया था तोपर बारो उर्वशी। जैसे परिभाषा दी है, जहां उपमेय की उपमान से समानता बताई जाए, समानता की बात हो गई, उपमा हो गया। राधा बदन चंद्र सो सुंदर। अब जिन पंक्तियों का मैंने पहले पढ़ा दिया है उसमें तो आपको पता ही चल गया, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, विरोधाभास हो जाएगा, जैसे जैसे श्याम रंग बढ़ रहा है वैसे वैसे उज्जवल हो रहा है। जैसे मानो माई घन घन अंतर दामनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मानो शब्द दे दिया, सीधा उत्प्रेक्षा हो जाएगा। पंक्ति कहती है, किस पंक्ति में अपहनति अलंकार है, इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है, यह मुख नहीं चंद्र है। तो अपहनति मतलब छिपाना, तो छिपाया कैसे जाएगा, मना करके, तो यह मुख नहीं चंद्र है, यही तो लिखवाया था। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। उपमेय का निषेध करके
उपमान होने का आरोप किया जाए वहां अलंकार कौन सा होता है? अब ये मत सोचना कि आरोप की बात हो गई तो मैम रूपक हो जाएगा, क्योंकि उसने रूपक दिया है ऑप्शन में आपको फंसाने के लिए, पर उसने उपमेय में उपमान का आरोप नहीं कहा। उसने क्या कहा है? उपमेय का निषेध करके, मतलब नहीं बता के उपमान का आरोप लगाया जा रहा है। मतलब क्या है? अपहनुति अलंकार हो जाएगा, क्योंकि उसे नहीं, ठीक है, छिपाया जा रहा है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। कल्पित मतलब कल्पना, उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि उपमेय में जो कल्पना करवाई जा रही है उसे क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा। तो देखो, जो परीक्षक है वो आपसे ना पंक्ति को घुमा फिरा के पूछेगा, पर आपको बहुत सावधानी से समझना है उस चीज को। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में। ऑप्शन अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। देखो, उपमा सा सी सो कहीं नहीं है, कट जाएगा। उत्प्रेक्षा मानो मनो जनो कहीं नहीं है, कट जाएगा। यमक के लिए एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार, एक शब्द की आवृत्ति 2 बार चाहिए, कहीं नहीं है, यमक कट जाएगा। बचा क्या? जहां आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा, काटना शुरू कर दो कि ये नहीं होगा, ये इस कारण से नहीं होगा, ये इस कारण से नहीं होगा। चारू चंद की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति। रहीमन जो गति दीपक की, कुल कपूत की सोए। तो श्लेष अलंकार आपको पता है, बारे और बड़े में 2 उदाहरण हैं, 2 शब्द हैं, ठीक है, 2 अर्थ। जहां उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को नीचा दिखाया जाए, जहां उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए तो क्या हो जाएगा? वो व्यतिरेक, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल की वंदना कर। खुद तो जा रहे हो, खुद को पढ़ना नहीं है, उन्हें भी साथ में लेके जा रहे हो। हाँ, क्लास है, चलो। और वैसे भी आप लोग पता है चीटिंग करते हो। हमारी क्लास 1 बजे तक होती है, 1.5 घंटे की क्लास है। लेकिन नहीं, ये है कि आप लोग बस ऐसे ही भागना शुरू कर देते हो। फिर मुझे छोड़ना मजबूरी इसलिए बन जाता है कि अब मार कूट के टांड पे बिठाया तो क्या गिल्ले रखाएगा। समझ में आई? समझ में आ गई जो मैंने कहा? नहीं समझ में आई? बड़े शहरी हो रहे हो। अरे टांड समझते हो और गिल्ले समझते हो? अरे मक्का के लिए बोला जाता है गिल्लड़, गिल्लड़ समझते हो ना? तो यही कहा जाता है। आप अगर गांव से आप हो तो गांव में जब मक्का रखाई जाती है तो मक्का के खेत में बीचों बीच टांड बांध दिया जाता है ऊपर, और वहाँ खड़े होके वो फिर क्या करते हैं कि आवाज़ करते रहते हैं ताकि जो पक्षी हैं वो उड़ते रहें। तो वही उसके लिए कहावत आती है कि वहाँ, और वो काम सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है। तो वहाँ जो चुना जाता है तो घर के सबसे नल्ले आदमी को चुना जाता है जो कुछ नहीं कर रहा होता है। भाई क्या करना है, चल जाके मक्का रखा। तो अब वो उसे जाना नहीं है तो मार कूट के मतलब उसकी पिटाई कर दी, जाएगा कैसे नहीं, तो जाके बैठा दिया। तो फिर एक कहावत बनी है ये कि अब उसको बैठा दिया, उसको आ रहा है गुस्सा, तो कहता है कि अभी देख लो, अभी उड़ाऊंगा कौवे यहाँ पे। वो वहाँ पे भी टांड पे बैठ के क्या करेगा, सो जाएगा। तो इसीलिए कहावत बनी है कि मार कूट के टांड पे बिठाया तो क्या गिल्लड़ रखाएगा। तो वही चीज है कि आपको मैं जबरदस्ती रोक के यहाँ पे बैठा के पढ़ाऊं भी, आपका मन तो है नहीं तो क्या पढ़ोगे आप। तो उससे अच्छा है कि फिर जाओ फिर। हाँ, अरे चल दिए। मैं ये बता रही हूँ कि मैं 1 बजे तक क्यों नहीं पढ़ाती हूँ, आपको पहले ही 10 मिनट पहले क्यों छोड़ती हूँ। चलो पहले समझो, आज तो मैं मार कूट के ही पढ़ाऊंगी। चलो, तो इसके बाद देखो जैसे दिया है, दिवसावसान का समय, मेघमयी आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार बताना है आपको, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण और उपर्युक्त सभी। बहुत ध्यान से बताना है। दिवसावसान का समय, दिवसावसान मतलब दिवस के अंत का, यानी दिन के ढलने का, यानी शाम का। शाम का समय है। मेघमयी आसमान से, मेघों से भरे हुए आसमान से
उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। वो जो संध्या रूपी सुंदरी है, परी के समान धीरे धीरे उतर रही है। तो उपमा अलंकार, रूपक, मानवीकरण या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी, क्योंकि रूपक आ गया संध्या रूपी सुंदरी, वहां रूपक हो गया, और परी के समान सी आ गए, परी सी, तो उसमें हो गया उपमा। और शाम के ऊपर दर्शाया गया ये दृश्य है जो कैसा बता रहा है, मानव की जैसी चेष्टा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 33 बताओ, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा। क्या हुआ इसको? ये भी नाराज हो गया है, लग रहा है ओवर टाइम, सोच रहा है ओवर टाइम करवा रहे हैं मुझसे। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का, में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या उपर्युक्त सभी? काम सा रूप, कामदेव के समान रूप है। प्रताप दिनेश सा, दिनेश यानी सूर्य के जैसा उनका प्रताप है। सोम सा शील है, चंद्रमा के समान उनका आचरण है। राम महीपकार, कौन है वो? राजा राम। बताओ, इसमें बहुत सारे छात्र उपर्युक्त सभी बोल रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, मानवीकरण नहीं है इसके अंदर। जब मानवीकरण नहीं है तो ये कट गया पहले। अब देखना है रूपक है कि उपमा है, सासी समझिया है, कट गया, बच गया क्या? उपमा। अब ऊपर वाले के चक्कर में फंस मत जाना, क्या दिया है। हाँ, इसमें दूसरा अलंकार है, लेकिन वो कौन सा है? उल्लेख। लेकिन यहाँ उल्लेख का कोई उल्लेख नहीं है, समझ गए? तो ये मत सोचना, ठीक है। चलो, अब अली रही गुलाब में अपत कटीरी डार, में कौन सा अलंकार होगा? जल्दी से बताओ। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति या अतिशयोक्ति? देखो कैसे बताओगे। उपमा अलंकार, सासी सो नहीं है, कट जाएगा। मानो मनो नहीं है, कट जाएगा। अब अली रही, अली मतलब भंवरा। भंवरा अगर गुलाब में रहता है, अपत कटीरी डार, अपत मतलब उलझ जाना, कटीरी मतलब कटीली झाड़ी में, गुलाब में रहता है तो कटीली झाड़ी में उलझेगा ही। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति है? तो कट गया, बचा क्या? अन्योक्ति। शब्दार्थ तो समझ में आ गया, भावार्थ बताओ, क्योंकि अन्योक्ति के लिए दो शर्त है, दो अर्थ चाहिए। शब्दार्थ तो समझ में आ गया कि अगर भंवरा गुलाब में रहेगा तो कटीली झाड़ियों में उलझेगा ही। भावार्थ क्या है? क्या शिक्षा दे रहा है ये? झाड़ में नहीं रहना चाहिए। देखो, यहां गुलाब शब्द का जो प्रतीक है वो है प्यार, ठीक है। अब अगर आप प्यार के चक्कर में पड़ोगे तो कटीरी डाल मतलब कष्ट तो आएंगे ही। तो यही कहा है कि जब आप गुलाब को आपको अच्छा लगता है तो गुलाब में जो कांटे हैं उनको कौन झेलेगा? कोई पड़ोसी? आप ही झेलोगे। तो जब आपको प्यार अच्छा लगता है तो उसमें जो दुख मिलता है उसे भी आपको झेलना होता है, ठीक है। तो दो अर्थ है इसके अंदर। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये तो आपको पता है। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर का उर हृदय हो गया, सागर के हृदय की बात है। तो जैसे ही आ गया मानवीकरण, इसे बताओ। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पीर पीर पीर, एक पीर शब्द की आवृत्ति ज्यादा हो रही है। दूसरा देख सकते हैं, रूपक की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो रूपक कट जाएगा। और दूसरे कौन है? श्लेष। श्लेष में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ और एक बार आया हो। पीर शब्द के दो अर्थ है, लेकिन दो बार आया है, तीन बार आया है। तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। कैसे? कबीरा सोई पीर है, इस पीर का मतलब देवता, ठीक है। जे जाने पर पीर, पीर मतलब पीड़ा,
यहाँ पे लिख सकते हैं, याद रहेगा आगे। तो पीर शब्द के दो अर्थ आ गए कि कबीरा कहते हैं कि सोई पीर है, मतलब वो एक देवता है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है। जे पर पीर न जानिए, जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता, सो काफिर बेपीर, वो काफिर है और बेपीर है, मतलब उसके अंदर कोई दया धर्म नहीं है। ठीक है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, पंक्ति में अलंकार है कौन सा? अब देखो ऐसे पंक्ति दी है, नहीं समझ में आएगा अर्थ कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ऑप्शन पे चले जाओ। एक राम रूपी घनश्याम के कारण चातक रूपी तुलसीदास है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोई ऐसा शब्द जिसके दो अर्थ हों नहीं है, सासी सो हम नहीं है, रूपक बच जाता है। राम रूपी घनश्याम मतलब घना काला बादल, राम रूपी घना बादल की आस में चातक रूपी तुलसीदास है। कहते हैं ना चातक घने बादल की आस में रहता है। चातक ऐसा पक्षी माना जाता है कि वो बादल का ही पानी पीता है, जब बारिश होती है बूंद आती है उसी को पीता है। वैसे साइंस में ऐसा किसी प्रजाति को नहीं पाया गया है, पर ऐसा ये काव्य में कहा गया है। अब चातक नाम का कोई पक्षी होता है तो ये कहा जाता है कि वो बादल से प्रेम करता है, ऐसा काव्य कहता है। ठीक है, अब साइंस, मैंने कहा ना साइंस में ऐसा कोई प्रजाति, ऐसी कोई प्रजाति नहीं पाई गई है, पर ये उसमें है व्याख्या में, इसमें साहित्य में। संदेशन मधुबन कूप भरे, संदेशों से मधुबन के कूप मतलब कुएं भर गए हैं। इतने संदेशे भेजे हैं कि मधुबन के कुएं भर गए हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, उस जमाने में पाताल तोड़ कुएं होते थे, इतने इतने संदेशे भेज दिए कि कुएं भर गए, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। पट पीत मानु तड़ित रुचि, सुचि नौमी जनक सुतावर। अब यहाँ पे मनहु दिया है, मनहु, तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग करिए, जो आपको लगे कि ये समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी कल, कल क्या है? कल क्या है? कल शनिवार है, मंडे को होगी, तो वो उसमें हमारा क्या पढ़ाया जाएगा? रस। ठीक है, नहीं कल नहीं होगी, कल की छुट्टी।